नमस्कार। सिडबी एमएसएमई संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज श्रृंखला की 11वीं कड़ी है। थीम है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएसएमईज एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन। आज का विषय सिर्फ व्यापार का विस्तार नहीं है, ये उस बदलाव की बात है जहां पर एक लोकल बिजनेस अपनी सीमाओं से आगे निकलकर ग्लोबल मार्केट से जुड़ता है। एक्सपोर्ट्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, ये एक कंप्लीट जर्नी है। रजिस्ट्रेशन से लेकर कंप्लायंसेस तक, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, पेमेंट सिस्टम से लेकर ग्लोबल ट्रस्ट तक। और आज के अंक में हम इसी जर्नी को बेहतर समझेंगे, जानेंगे कि एमएसएमईज के लिए एक्सपोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से नियमों का पालन करना होगा, कैसे शुरू करें और कौन सी योजनाओं का आपका बिजनेस लाभ ले सकता है। मैं हूं अमित अरोड़ा और दूरदर्शन स्टूडियोज में एक्सपोर्ट्स पर चर्चा करने के लिए स्वागत कीजिए डॉक्टर जगत शाह का। नमस्कार। नमस्कार। आप एक इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइज़र हैं, फाउंडर हैं ग्लोबल नेटवर्क के और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम से लगभग 3 दशकों से जुड़े हैं। और आज का अंक विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, तो आप सभी का भी अभिनंदन। नमस्कार डॉक्टर जगत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि एमएसएमईज के लिए एक्सपोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है? जब एक कंपनी एक्सपोर्ट करना चालू करती है तो वो पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस समझती है, तो उसका इंडिया का बिजनेस सुधर जाता है और विदेशी कंपटीशन में इंडिया में वो ज़्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाते हैं। अगर हम भारत के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 45% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर से आ रहा है, तो यहाँ कितना और पोटेंशियल है, किन किन सेक्टर्स में अवसर हैं? पोटेंशियल बहुत है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और फिराई, हाँ, ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दुनिया में कभी भी मंदी नहीं आती, क्योंकि ये डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं। तो ये तो है ही। इसके अलावा इंजीनियरिंग, लग्जरी गुड्स, सर्विसेज। तो डॉक्टर जगत, अगर कोई एमएसएमई बिजनेस एक्सपोर्ट जर्नी शुरू करना चाहता है तो क्या तैयारी करे, कहाँ से शुरू करे? तो सबसे पहले तो एक कंपनी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर चाहिए, और वो आने के बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फिर बैंक का एक एडी कोड होता है। अच्छा। और लास्ट में होता है आइस गेट का रजिस्ट्रेशन, जो कस्टम्स का होता है। ये लीगल कानूनी तरह से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आईसी कोड यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के लिए अगर रजिस्टर करना है तो बिजनेस कहाँ जाए? तो वो आजकल सब ऑनलाइन हो गया। ये जितनी मैंने चीज़ें बताई सब ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में ही DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट है, उसमें जाएं और बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत इजी तरीके से बताया है कैसे फॉर्म भरने का, ऑनलाइन ही फीस भरनी है और सेम डे आईसी कोड आ जाता है। और एडी कोड जो ऑथराइज डीलर कोड है, ये क्या बैंक का अकाउंट है? हाँ, ये बैंक के वो भी ऑनलाइन है, वो बैंक की इंफॉर्मेशन के थ्रू सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो आना चाहिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस हैं, वो एडी कोड से मैनेज होते हैं। डॉक्टर जगत, जो आपने आइस गेट बताया, ये थोड़ा और समझाएं। आइस गेट कस्टम्स का एक साइट है। इसमें जो कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है, सबसे पहले वो प्रोडक्ट भारत से परमिसिबल प्रोडक्ट है यानी, तो वो उसमें आ जाता है। और दूसरा जो वैल्यू है जो डिक्लेयर कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट की, वो सही है यानी, और जो डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो शिपिंग बिल बनता है वो आइस गेट के थ्रू बनता है। और उसी में से ये भी ट्रैक होता है कि जो पेमेंट आना है, जो 15 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करने के बाद आना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से, एडी उस आइस गेट से ट्रैक होता है। और लास्ट में EBRC एक बनता है, एक डॉक्यूमेंट जो हमको देना पड़ता है जब हमको एक्सपोर्ट का इंसेंटिव क्लेम करना हो। उसका वहाँ से ट्रैकिंग होता है और उसके जरिए फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव एक MSME को मिलता है। जी, तो आइए एक्सपोर्ट जर्नी से जुड़े जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपके साथ एक बार शेयर करते हैं। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स। IEC यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ग्लोबल ट्रेड के लिए बेसिक आइडेंटिफिकेशन। AD कोड यानी ऑथराइज्ड डीलर कोड, एक्सपोर्टर के डेजिग्नेटेड अकाउंट को कस्टम्स प्रोसेस से जोड़ता है। आइस गेट यानी इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, CBIC का डिजिटल पोर्टल है जहां शिपिंग बिल्स, कस्टम्स क्लियरेंस और एक्सपोर्ट रिलेटेड फाइलिंग्स की जाती हैं। DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को सरल और व्यवस्थित बनाने में सहायता करता है। डॉक्टर जगत, जब एक्सपोर्ट्स की बात होती है तो कई बार एमएसएमई सोचते हैं कि पेपर वर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है?
आजकल सब ऑटोमेटेड हो गया है और ऑनलाइन है। तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक है इनवॉइस जिसमें आपको लिखना है कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, यूनिट प्राइस टोटल कितना है, और दूसरा है पैकिंग लिस्ट कि जो इंपोर्टर कंट्री है और इवन एक्सपोर्टर कंट्री अपना भारत में कस्टम्स देखते हैं कि ये अंदर जो कंटेनर में सामान है वो पैकिंग लिस्ट से मैच हो रहा है। और फिर उसके बाद शिपिंग बिल होता है, फिर बिल ऑफ लेडिंग होता है जो शिपिंग कंपनी देती है, जैसे अपने इंडिया में LR होता है, लॉरी रिसीट, वैसे शिप के लिए BL होता है और एयर के लिए एयरवे बिल होता है, अच्छा, बाई एयर शिपमेंट के लिए। तो वो, और उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो बैंक को देना होता है, EBRC लास्ट में, क्योंकि पेमेंट आया तो इतना, और एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं उसके अंदर ये साबित होना चाहिए कि ये जो सामान आ रहा है उस कंट्री में वो भारत से है। सर जैसे आपने कहा कि अगर भारत में बेच रहे हैं और अगर विदेश बेचना चाह रहे हैं तो कुछ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस ज़रूरी हैं, कौन सी? हर देश के अपने कंप्लायंस हैं और रूल्स हैं, और वो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जिनेवा में उसकी एक वेबसाइट है, उसमें से हर कंट्री के सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन चाहिए। और दूसरा बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, जैसे ISO सर्टिफाइड कंपनी है अगर, तो फॉरेन में जो बायर है उसको ज़्यादा विश्वास आता है कि हम इस कंपनी से डील करें। और अब यूरोप के अंदर CBAM आया है जो कार्बन एमिशंस के ऊपर है, तो अब वो MSMEs को समझना पड़ेगा कि CBAM को हम कैसे सर्टिफाई करें और फिर हम गुड्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जी, हर कोई चाहता है कि जर्नी हैसल फ्री हो, तो यदि कोई पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा है, वो MSME कहाँ से ये सारी गाइडेंस प्राप्त कर सकता है? तो भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, इंडिया ट्रेड पोर्टल करके है, मिनिस्ट्री कॉमर्स की, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इतना आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप कुछ भी पूछ दिमाग में है, सर्च कीजिए, उसका आंसर। दूसरा DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट में बहुत इन्फॉर्मेशन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है, 32 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उनकी भी वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर ECGC की वेबसाइट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार की संस्था है। और जो भारत सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया है और जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऑनलाइन है, कहीं नहीं है। अच्छा, कोई देश में नहीं है, डेवलप कंट्री में भी नहीं है। ये मैं हमेशा बहुत प्राइड से बोलता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद डॉक्टर जगत शाह से हम जानेंगे कि अक्सर FTA की बात होती है, तो क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कैसे ये एक्सपोर्टर्स को मदद करता है, और साथ ही आपको बताएंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के बारे में। स्टे विद अस। बिजनेस बढ़ाने के लिए सही वर्किंग कैपिटल जरूरी है। MSMEs के लिए SIDBI लाया है स्मार्ट वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस, स्विफ्ट SIDBI assistance for working capital using integrated financial tools, overdraft 3 करोड़ तक, multiple banking platforms और minimal paperwork, और STEP SIDBI term loan to enhance production, working capital term loan 3 करोड़ तक और 3 साल तक का flexible repayment, working capital जो आपके बिजनेस को दे मोमेंटम। आप देख रहे हैं कार्यक्रम SIDBI MSME संवाद। आज हम फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSMEs पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगत शाह। ब्रेक में जाने से पहले हमने FTA का जिक्र किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। कैसे ये एग्रीमेंट्स MSMEs की मदद करते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दो देशों के बीच में है और कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मल्टी कंट्री के साथ भी हैं भारत के। उसमें सबसे बड़ी बात जो एक MSME एक्सपोर्टर के लिए है कि उसको ड्यूटी बहुत कम देनी पड़ती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो हमने करीब पिछले 6 सालों में भारत ने 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। और ड्यूटी ज़ीरो होने से क्या होता है कि भारत के प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं उस कंट्री में, क्योंकि दूसरे देशों से जब वहाँ माल आता है तो उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। क्या वो सजग हैं MSMEs की FTA के एडवांटेजेस मिलते हैं? इसके लिए उनको कौन सा डॉक्यूमेंट भी तैयार करना होगा? जो एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है और शिपिंग बिल होता है, उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। अच्छा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो इंडियन ट्रेड पोर्टल है, इंडियन ट्रेड पोर्टल, उसके अंदर भी भारत सरकार ने हर HS कोड के लिए लिखा है कि इस कोड के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एप्लीकेबल है या नहीं, और सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे अपलोडेड है। ओके। तो
इंफॉर्मेशन सब है, हमको उसको थोड़ा सा देखने का, स्टडी करने का और एडवांटेज ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में इतना 2 ही चीज़ें करनी होती है, डिक्लेयर करना पड़ता है। और अगर इंडिया ने किसी कंट्री के साथ FTA किया तो फिर वो क्या ताउम्र रहता है? हाँ, ये ताउम्र होता है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन इन बिटवीन अमेंडमेंट्स या चेंजेस, इम्प्रूवमेंट्स दोनों देशों के एग्रीमेंट के तहत चलते रहते हैं। जी, तो आइए जानते हैं कि FTAs MSMEs के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकते हैं। FTAs MSMEs के लिए गेम चेंजर। इंपोर्ट ड्यूटीज, टैरिफ्स कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कंपेटिटिव बनते हैं, फास्टर कस्टम्स क्लियरेंस, नए देशों में मार्केट एक्सेस आसान, और FTAs एक्सपोर्ट एक्सपेंशन के नए दरवाजे खोलते हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी MSME संवाद, जहां हर उद्यम की कहानी बनेगी एक प्रेरणा। आज हम आपको जो कहानी दिखा रहे हैं वो है एल्पाइन अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड की। आइए जानते हैं कैसे इस संस्था ने अपनी एक्सपोर्ट जर्नी के माध्यम से अपने सपनों को दी एक नई उड़ान। हर उत्पाद की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां स्थानीय बाजार तक सीमित रह जाती हैं, जबकि कुछ सीमाओं को पार कर दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचती हैं। भारत के MSMEs आज अपनी गुणवत्ता, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के दम पर ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पहचान बना रहे हैं। एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को पहचानने से लेकर क्वालिटी, कंप्लायंस और ग्लोबल ट्रस्ट तक की पूरी जर्नी है। और इसी जर्नी का एक उदाहरण है हरियाणा के फरीदाबाद से शुरू हुई एल्पाइन ग्रुप की कहानी, जहां उन्होंने एक्सपोर्ट रेडी बनने के लिए अपने प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और क्वालिटी सिस्टम्स को लगातार बेहतर बनाया और भारतीय लेदर क्राफ्ट्समैनशिप को ग्लोबल बायर्स तक पहुंचाया। 1980s में शुरू हुई यह एंटरप्राइज धीरे धीरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर बढ़ी और इंटरनेशनल लेदर एक्सेसरीज के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। हमारी एक्सपोर्ट जर्नी लगभग 40 साल पहले शुरू हुई और इस दौरान हमने देखा कि इंटरनेशनल बायर्स केवल अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढ रहे, वे हमारी रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और टाइमली डिलीवरी पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। एल्पाइन ग्रुप ने इंटरनेशनल मार्केट्स के रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए अपने प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को एक्सपोर्ट रेडी बनाया। जब हमने एक्सपोर्ट्स की दिशा में कदम बढ़ाया तो हमने जाना कि सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी ही मैटर नहीं करती, बल्कि प्रोसेसेस, सिस्टम्स, डॉक्यूमेंटेशन और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इन सभी पर समान रूप से काम करना पड़ता है। साथ ही मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट जर्नी में सर्टिफिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली डिलीवरी, पैकेजिंग, क्वालिटी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एल्पाइन ग्रुप ने अपने प्रोसेसेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ढाला ताकि हर शिपमेंट उन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। हर डॉक्यूमेंट, हर क्वालिटी चेक और हर प्रोसेस बायर ट्रस्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। MSMEs के लिए ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने में सही गाइडेंस और सपोर्ट इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस MSMEs को एक्सपोर्ट रेडीनेस, मार्केट एक्सेस और बिजनेस एक्सपेंशन में सहायता करते हैं। अगर कोई MSME पहली बार एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगा कि शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन पहले अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स को समझिए, सही मार्केट की पहचान कीजिए और क्वालिटी, कंप्लायंस तथा डॉक्यूमेंटेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। ग्लोबल बायर्स केवल प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वे आपकी रिलायबिलिटी और कमिटमेंट पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा एक MSME को लोकल से ग्लोबल बना सकता है।
हर सफल एक्सपोर्ट जर्नी हमें यही सिखाती है कि वैश्विक बाजारों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि क्वालिटी, कंप्लायंस, कंसिस्टेंसी और कस्टमर ट्रस्ट से होकर गुजरता है। यही वे मूल्य हैं जो भारतीय एमएसएमईज को लोकल से ग्लोबल बनने की शक्ति देते हैं। What an inspirational success stories. डॉक्टर जगत, जब भी हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, क्या आप ये कहेंगे कि गुड्स के साथ साथ अगर डिज़ाइन की सर्विस भी जोड़ दें तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, डिज़ाइन एक सर्विस है। व्हेन यू अटैच अ सर्विस टू द प्रोडक्ट यू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। डॉक्टर जगत, अगर बात करें गवर्नमेंट सपोर्ट की, अगर कोई एमएसएमई एक्सपोर्ट जर्नी में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट की किस तरह से सहायता मिलती है? बिजनेस के अंदर 4 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं: प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर। जी, चारों में भारत सरकार की सुविधा है। प्रोडक्शन का आप देखें तो एडवांस लाइसेंस की स्कीम है, एडवांस ऑथराइजेशन जिसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल, पीएलआई की स्कीम है। फाइनेंस के अंदर कोलेटरल फ्री फाइनेंस है एक्सपोर्ट्स के लिए, और इंटरेस्ट सबवेंशन है। अब मार्केटिंग का देखें तो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है, और निर्यात प्रोत्साहन और नई एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्कीम्स आई हैं। एचआर में स्किलिंग का है सपोर्ट भारत सरकार का, कि एक्सपोर्ट में अलग टाइप के स्किल्स चाहिए, ना सिर्फ मार्केटिंग के लिए बट प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी। और जब हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, तो इसके अंतर्गत क्या लाभ है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में 2 पार्ट है। एक है निर्यात प्रोत्साहन जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जिसमें ई कॉमर्स आजकल बहुत बड़ा माध्यम हो गया है एक्सपोर्ट के लिए। तो पहले ई कॉमर्स के सामने फाइनेंसिंग नहीं था, तो अब वो फाइनेंसिंग का प्रोविज़न है, और आपको कोलेटरल नहीं देने हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस के सामने, और इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। दूसरा है निर्यात दिशा। तो इसमें 2 खास करके बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। एक है फ्लो। अभी क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर आए, लेकिन अगर वेयरहाउस करें बाहर और वहाँ पे स्टॉक करें तो सिर्फ ई कॉमर्स की डिलीवरी नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स की डिलीवरी तो तुरंत करनी होती है, लेकिन B2B डिलीवरी भी जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और लिफ्ट की स्कीम है जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स, क्योंकि कई एमएसएमई ये फील करते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई है, तो भारत सरकार ने बहुत अच्छा उसमें लॉजिस्टिक्स को लेके सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है। तो अगर फाइनेंस की बात करें तो रोडटेप जो स्कीम है उसके अंतर्गत क्या फ़ायदा है? तो रोडटेप में भारत सरकार ने, क्योंकि पहले बड़े इंसेंटिव थे, अभी WTO के कंप्लायंस होने से रोडटेप की जो स्कीम है उसके अंदर हर प्रोडक्ट के लिए एक परसेंटेज तय किया गया है। क्योंकि ये स्कीम ऐसी है कि ऐसा माना जाता है एक्सपोर्ट की दुनिया में कि टैक्सेस किसी भी देश के कभी एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए इसमें रेमिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने पे किए हैं वो हमको वापस मिल जाते हैं एक स्क्रिप्ट के रूप में। उसी तरह एडवांस ऑथराइजेशन एक दूसरी स्कीम है जो भी खूब यूज़फुल है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं वो काफ़ी रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं, और इंपोर्ट ड्यूटी जो अगर भरी हो वो अगर प्राइस में ऐड करेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं बनेंगे। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी सोच रखी है कि वो एडवांस ऑथराइजेशन में उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती। ये रॉ मटेरियल की बात हुई। ऐसे ही ये एडवांस ऑथराइजेशन लेनी किससे है? ये DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोडटेप भी, और एक मशीनरी को लेके कि भाई मशीनरी अगर इंपोर्ट करना है तो EPCG स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जिसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी मशीनरी पे, लेकिन आपको गवर्नमेंट को एक कमिटमेंट देना है कि जितनी इंपोर्ट ड्यूटी सेव की उसका इतना टाइम हम 6 साल में एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये दोनों भारत सरकार और MSME दोनों के लिए फ़ायदे की बात है। इसी क्रम में जो एक और शब्द आता है EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसका क्या फंक्शन रहता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमारे देश में 32 हैं और हर प्रोडक्ट के काउंसिल है। तो ये काउंसिल, एक तो आपको मेंबरशिप आप लेते हैं तो RCMC सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। उससे एक विदेश में इंपोर्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक ऐसी भारत सरकार की संस्था के मेंबर हैं जो आपको एक क्रेडिबिलिटी देता है। दूसरा, जो एग्जीबिशंस होते हैं विदेशों में बहुत महंगे होते हैं और MSME अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये सब्सिडाइज रेट पे वो आपको पार्टिसिपेशन उसमें आप कर सकते हो। और सबसे सक्सेसफुल जो मेरी नज़र में
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स काम कर रही है, वो है रिवर्स बायर सेलर मीट। अच्छा। तो फॉरेन से इंपोर्टर को इंडिया बुलाते हैं और इंडिया के एक्सपोर्टर के साथ फेस टू फेस मीटिंग कराते हैं। ओके। उनकी फैक्ट्रीज भी जा सकते हैं, तो बहुत उससे इमीडिएट ऑन द स्पॉट बिजनेस होता है। लेकिन अगर बायर से ऑर्डर लाना है, इसके लिए जो स्पेंको प्रक्रिया है वो क्या है? एक बहुत पॉपुलर मॉडल है स्पेंको। तो एस मतलब सस्पेक्ट, कौन सा देश हमारे प्रोडक्ट का इंपोर्टर हो सकता है, फिर उस कंट्री में कौन प्रॉस्पेक्ट है कि कौन इंपोर्ट कर सकता है। तो उसमें आजकल एआई का बहुत बड़ा रोल हो गया है एक्सपोर्ट के अंदर। तो एआई के टूल्स हैं जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ बायर। अच्छा। उन एआई के टूल्स से हम बायर ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद है उसको बोलते हैं पी प्रॉस्पेक्ट, और फिर अप्रोच ए, फिर उसको कांटेक्ट करना, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट विद द बायर। एंगेजमेंट विद द बायर के भी आजकल बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। और फिर एन निगोशिएट, क्लोज एंड ऑर्डर। तो ये स्पेंको साइकिल को अगर कोई भी एमएसएमई इम्प्लीमेंट करे तो बहुत आसानी से उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। जी, तो आइए एक बार रिकैप करते हैं कि एमएसएमईज़ की एक्सपोर्ट जर्नी में गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है। एमएसएमईज़ के लिए एक्सपोर्ट जर्नी में गवर्नमेंट सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रॉटेप, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जैसी पहलें मदद करती हैं। मार्केट एक्सेस, ग्लोबल बायर्स, ट्रेड प्रमोशन और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स सहयोग देते हैं। कंप्लायंस सपोर्ट, स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस के लिए डीजीएफटी, ईपीसीज और सेक्टर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस एमएसएमईज को एक्सपोर्ट रेडी बनाते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड डिजिटल सपोर्ट, सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट प्रोसेसेस को आसान बनाने के लिए आईस्केट, लिफ्ट, फ्लो और डिजिटल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स सहायता प्रदान करते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स और एक्सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए निर्यात दिशा और डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स सपोर्ट देते हैं। एक और छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के उस पार हम ऑडियंस के सवालों को शामिल करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ई कॉमर्स बेस्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में। स्टे विद अस। अगर आप हॉस्पिटैलिटी या सर्विस बेस्ड एमएसएमईज चलाते हैं और अपनी जगह को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ग्रोथ का रास्ता है सिडबी का मोर। ये स्कीम खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जैसे सेक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब चाहे इंटीरियर अपग्रेड करना हो या इक्विपमेंट और फर्नीचर, सिविल वर्क हो या फिर लाइट एसेट्स, इन सब के लिए पाए सही फाइनेंस। 5 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, CGTMSE गारंटी कवरेज, बेहतर इंटरेस्ट रेट्स और 8 साल तक का फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। सिडबी एमएसएमईज को समझता है, इसलिए मोर सिर्फ लोन नहीं, ग्रोथ का रास्ता है। आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि एमएसएमईज के लिए निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स के लिए क्या संभावनाएं हैं। डॉक्टर जगत, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, आजकल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की बात होती है, तो इसे कैसे समझें और कैसे देख रहे हैं आप इस सेक्टर में ग्रोथ? पूरे दुनिया में खास करके कोविड के बाद ई कॉमर्स की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। तो ई कॉमर्स में अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक तो एग्रीगेटर्स हैं जिसमें आप रजिस्टर कीजिए, और दूसरा खुद की स्टैंड अलोन पोर्टल से कर सकते हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में आपके पास आपका जो भी मटेरियल है, सामान है, गुड्स हैं, वो उस कंट्री में स्टॉक करना पड़ेगा। तो आज दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट है अमेरिका, USA, और दूसरा है यूरोप। ई कॉमर्स को लेके भारत सरकार ने इतने बढ़िया रेगुलेशन बनाए हैं कि ई कॉमर्स बहुत स्मूथ हो गया है। पर आपको लगता है कि एक्सपोर्टर के लिए ज़रूरी है कि जो भी सामान है वो समय से डिलीवर कर दे? हाँ, समय से डिलीवरी, क्योंकि वहाँ पे एक रूल ऐसा है कि आपने जो समय बोला उसमें डिलीवरी नहीं होगी तो आपको पैसे रिटर्न करने पड़ते। और दूसरा क्वालिटी, कि अगर क्वालिटी नहीं है तो भी वहाँ रिटर्न पॉलिसी। ई कॉमर्स में रिटर्न पॉलिसी, हम भी जब कुछ खरीदते हैं अगर ठीक नहीं है तो वापस कर देते हैं, तो वही एक्सपोर्ट में है। तो वो दो चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और कार्यक्रम में अब समय है ऑडियंस Q&A का। आज हमारे साथ बहुत से एमएसएमई के प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक बार फिर से आपका अभिनंदन। जी, आपका सवाल। सर, मेरा नाम शम्य अग्रवाल है, मैं बंसारी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे फूड ग्रेन्स आते हैं जैसे स्पाइसेस, सीजनिंग्स, ऑयल, राइस। हमारे को एक सवाल है कि जैसे हर एक कंट्री के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, तो ये जानकारी हमें जब कंटेनर रेडी हो जाता है या फिर पोर्ट पे होता है तब हमें पता लगता है कि यार इस कंट्री के ये नॉर्म्स है, क्योंकि हम लोग अभी एक्सपोर्ट्स में नए हैं, तो ये हमें
अगर कंट्री स्पेसिफिक मिल जाए? हर कंट्री की जो भी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उस कंट्री के गवर्नमेंट की वेबसाइट में होती है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस की एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC की वेबसाइट है, उसमें भी एक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन का सेगमेंट है जिसमें आप HS कोड वाइज किस कंट्री में कितने क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए वो उसकी जानकारी मिलती है। तो और तीसरा, ऑर्डर आने के पहले ही आपके पास ये एक लाइक SOP होना चाहिए बना हुआ कि किस कंट्री के सर्टिफिकेशंस में क्या क्या ज़रूरी है। ये आप पहले से एक एज ए प्रिपरेशन पार्ट का होमवर्क करके तैयार रख सकते हैं। जी, आइए अगला सवाल लेते हैं। आशीष जी। नमस्कार जगत सर, मेरा नाम आशीष है और हम स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स और कटलरी बनाते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया मार्केट में सेल करते हैं। तो जैसे ही हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सबसे पहले कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करने के लिए दिमाग में आती है यूरोप, US, पर अभी आपने बताया कुछ 100-140 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अनसर्व्ड है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है। तो इन कंट्रीज़ के बारे में हमें कैसे पता चल सकता है कि हम वहाँ पे भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें? मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग थंब रूल बताता हूँ। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए एक प्रॉम्प्ट पूछिए कि गिव मी, ऐसे मुझे 100 देश दीजिए जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ के नीचे हो। जो भी लिस्ट आ जाए ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा टारगेट मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कम चाहिए। और बहुत सारे हमारे भारत के कॉम्पिटिटर देश जो है वो उस मार्केट को सर्व नहीं करते। तो वो एक पैरामीटर है आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा पैरामीटर है इंटरनेशनल ट्रेड। तो जैसे दुबई है मिडल ईस्ट के लिए और अफ्रीका के लिए, वैसे नीदरलैंड है जो पूरे यूरोप में ट्रेडिंग की तरह काम करता है। तो ये 2 खास करके सेंटर्स को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के पैरामीटर पे नए मार्केट्स आपको मिलेंगे वहाँ के थ्रू, वहाँ स्टॉक करने के बाद। आइए अगला सवाल लेते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम विंग कमांडर देशपांडे है। मेरी अपनी कंसल्टेंसी है, HR कंसल्टेंसी एंड इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो टॉकिंग ऑफ सर्विसेज सेक्टर, व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सपोर्ट्स, देखने में ये आता है कि इट्स अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहीं ना कहीं छूट जाती है। सो सर्विसेज सेक्टर के लिए क्या स्कोप है? सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है भारत से, और नॉलेज इकोनॉमी का एक पार्ट है। आपको एक एग्जीबिशन में जाना है गुड्स लेके तो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, लेकिन सर्विसेज में आप ऑनलाइन, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है, आपको अपना ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। और भारत सरकार की एक स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसका नाम है सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप अगर उसके मेंबर बनेंगे तो आपको ये सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रोग्राम्स अटेंड कर पाएंगे, बायर्स को मिल पाएंगे। उसमें भी रिवर्स बायर सेलर मीट होता है, उसमें भी B2B मीटिंग्स होती है, तो उसका आप एडवांटेज लीजिए। और यदि आप भी सिडबी MSME संवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। और जाने से पहले आपको बता दें कि सिडबी MSME संवाद के अगले यानी 12वें एपिसोड की थीम होगी जेम, यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जहां पर हम जानेंगे कि जेम पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जाए और कैसे आपका बिजनेस गवर्नमेंट टेंडर्स और प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठा सकता है। और आज कार्यक्रम में आके एक्सपोर्ट्स पर हमें जानकारी देने के लिए डॉक्टर जगत शाह, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।